नमस्कार दोस्तों। 20 दिसंबर को जब से नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद को भंग करने की सिफारिश की है और नए सिरे से जनादेश के लिए चुनाव आयोग और राष्ट्रपति से निवेदन किया है, तब से नेपाल की राजनीति में खास तौर से कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर एक लड़ाई छिड़ गई है। इस लड़ाई में फैसला कराने के लिए चीन ने एंट्री मारी थी और ये सूचनाएं मिल रही हैं कि वो खाली हाथ वापस लौटने के लिए बाध्य हुआ है, क्योंकि दोनों ही कम्युनिस्ट पार्टियों ने चीन की मध्यस्थता, उसकी सलाह के एकजुट रहें, वो मानने से इनकार कर दिया है। आप जानते हैं कि दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों को साथ लाने में 2018 के चुनाव से पहले चीन ने ही अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जिन केपी शर्मा ओली को चीन परस्त कहा जा रहा था, ना तो वो चीन की बात मानने को तैयार हैं और ना ही प्रचंड खेमा। हालात क्या हैं, किस दिशा में जा रहे हैं और चीन का जो हस्तक्षेप था, जो दखल अंदाजी थी, उसमें अगर वो विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या ऐसे में भारत के लिए फिर से एक अवसर है? और ये बात इसलिए भी अहम हो गई है क्योंकि एक छोटी सी घटना हुई है। हालांकि इसका नोटिस ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। कमल दहल प्रचंड की पत्नी सीता जी बीमार हैं और ऐसी सूचनाएं हैं काठमांडू से कि प्रचंड उनको लेकर के भारत पहुंच रहे हैं उनके उपचार के लिए। वो मुंबई जाएंगे। प्रचंड अगर नेपाल के नेता चीन परस्त होते तो मुंबई के बजाय चीन के किसी शहर का रुख भी कर सकते थे अपनी पत्नी के इलाज के लिए। लेकिन दो संकेत। पहला, केपी शर्मा ओली ने जब प्रधानमंत्री से बातचीत की थी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो पुराना नक्शा ही अपने पीछे लगाया था। दूसरा संकेत अब प्रचंड ने दिया है, चीन के किसी शहर में अपनी पत्नी का इलाज कराने के बजाय मुंबई में लाकर के उनका इलाज कराना। स्पष्ट संकेत है, अगर चीन समझे तो। लेकिन जो इस समय स्थितियां परिस्थितियां नेपाल में हैं और जिस तरह का दखल चीन का वहां रहा है और जो अब हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक हैं हिंदुस्तान हिंदी दिल्ली के पूर्व वरिष्ठ स्थानीय संपादक प्रमोद जोशी। जोशी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। और दूसरे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रभात राय। प्रभात जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार ओंकार जी। प्रभात जी, आपसे शुरुआत की जाए। जी। क्या ये माना जाए कि चीन नेपाल में मुंह की खाने के बाद खाली हाथ लौटा है? जी जी जी, आपकी बात एकदम ठीक है। आपका विश्लेषण जो आपने इसकी भूमिका में जो बात कही है कार्यक्रम की, वो एकदम सटीक है। चीन के ज्यादा ही हम लोग ना कई बार ओवर एस्टिमेट करते हैं चीन को। एशिया को लेकर बार बार हमारा एक आकलन जो है ना, क्योंकि चीन एक शक्तिशाली देश बन गया है, पैसे से भी शक्तिशाली है, सैन्य रूप से भी शक्तिशाली है। लेकिन हम लोग कई बार चीन को ओवर एस्टिमेट करते हैं, खासतौर से जब लेफ्ट पॉलिटिक्स की बात आती है। तो इतना वो शक्तिशाली नहीं है। पिछली चर्चा में भी हमने बात कही थी कि जितने गहरे रिश्ते साम्यवादियों के भारत के साथ रहे हैं, चीन के साथ कभी नहीं रहे। कभी भी देखिए, वो फरार होते थे। मुझे अच्छी तरह मालूम है, अपनी फरारियों में लंबा संघर्ष उन्होंने किया लोकतंत्र के लिए। माधव नेपाल ने भी किया और बहुत सारे लीडर्स हैं, कालानाथ झलाल ने भी किया, बहुत सारे लोग मेरे को नाम याद है। वो शेल्टर भारत में लेते थे, कभी वो चीन नहीं गए, जबकि वो चीन जा सकते थे। जोशी जी अच्छी तरह जानते हैं कि वो जो रास्ता पहाड़ी है, जो हिमालयन वे आप जिससे कहते हैं, जहां से उनको हथियार मिलते थे गुरिल्लास को, वो पूरा चीन से जुड़ा हुआ है। अंतर जो
जंगल और पहाड़ का रास्ता है। लेकिन जब भी उन पर ज्यादा प्रेशर डेवलप होता था तो वो चीन में शरण नहीं लेते थे, जाकर वो भारत में शरण लेते थे। उस दौर में भी जब वो पूरी तरह से चीन से हथियार ले रहे थे और वो गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे थे, चीन नहीं चाहता था कि वो गुरिल्ला युद्ध लड़े उस समय। ऐसा कुछ नहीं था, चीन हथियार जरूर दे रहा था उनको, लेकिन आइडियोलॉजिकली जो मामला दूसरा है। तो हम लोग, ये मैं नहीं कहता कि मेरा ये कहना नहीं है ओंकार जी कि चीन का प्रभाव नहीं है। चीन का प्रभाव तो है, क्योंकि कम्युनिस्ट है ये लोग, और वो भी कम्युनिस्ट कंट्री है। लेकिन ये आकलन, कुछ लोग आकलन करते हैं क्योंकि ये कम्युनिस्ट है इसलिए बिल्कुल इनके स्टूज होंगे या इनके बिल्कुल एकदम ऑर्डर का पालन करेंगे। ये तो अभी सिद्ध हो गया, पहले भी सिद्ध हुआ है कई बार। 1989 में जब ये डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन हुआ और पहली बार राजाशाही के अंतर्गत ही चुनाव हुए, तो इसी माधव नेपाल ने नेपाली कांग्रेस के लीडर्स के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। तब भी हम लोग ये तवक्को कर रहे थे कि ये लंबा चलेगा ये प्रयोग जो है, और ये अच्छा प्रयोग होगा और सफल प्रयोग होगा। लेकिन दुर्भाग्य से पूरे के पूरे राज परिवार की हत्या कर दी गई और 12 लोग कत्ल कर दिए गए। उसके बाद जो डेवलपमेंट हुए चीन के अंदर, उसी ने समझिए कि ज्यादा जो है उग्रवाद को या आर्म रिवोल्यूशन को हवा दी। क्योंकि किंग वीरेंद्र की बात ही अलग थी, वो बहुत ही डेमोक्रेटिकली और कहना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था। ये राजा ज्ञानेंद्र जो था, इसी पर हत्या का आरोप लगा, और ये एकदम इसने डिक्टेटोरियल और एकदम कि मैं संसद भी उसने भंग कर दी। और ये पूरे के पूरे जो हथियारबंद जो संग्राम था, जिसका नेतृत्व प्रचंड और बाबूराम भट्टाराई कर रहे थे। बाबूराम भट्टाराई उसके पॉलिटिकल लीडर थे और ये ही वाज ए मिलिट्री लीडर, स्ट्रेटेजिकल लीडर था। और एक थापा था इनका, जनरल थापा, जो गोरखा बड़ा कमांडर था, वो पहले गोरखा फौज में रह भी चुका था। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है ओंकार जी, संक्षेप में, कि हम लोग चीन को ओवर एस्टिमेट ना करें नेपाल के बारे में। पिछली चर्चा में भी मैंने कहा था कि बहुत गहरे संबंध व्यक्तिगत रूप से वहां के कम्युनिस्टों के, हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से और कांग्रेस के साथ भी रहे हैं। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसके बहुत गहरे संबंध नेपाली कांग्रेस के साथ भी रहे हैं। ये जो पार्टी ही शक्तिशाली है, दोनों, कम्युनिस्ट पार्टी शक्तिशाली है और नेपाली कांग्रेस शक्तिशाली है। भले ही उसका जो है आप समझिए 65 सीटें जरूर है, लेकिन उनका प्रभाव गांव गांव जन जन में है। तीसरा जो दल जिसका बाबूराम भट्टाराई नेतृत्व कर रहे हैं, जिस पिछली बार जोशी जी ने उसको मेंशन भी किया था, वो जनता समाजवादी पार्टी के अंदर यही वो बाबूराम भट्टाराई हैं, जो कि सबसे लंबी लड़ाई लड़े हैं, जिनके नेतृत्व में लड़ी गई प्रचंडवाद, जस्ट ए मिलिट्री लीडर। ये बाबूराम भट्टाराई हैं, जिनके अंडर में पूरी पार्टी काम करती थी। लेकिन इनके अंतर्द्वंद की वजह से वो अब, क्योंकि भट्टाराई शुरू से डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को प्लीड करते रहे, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे साथी भी रहे पुराने जेडीयू में, हमारे डायलॉग्स भी रहे। हम लोग सरेंडर में भी हमारी सरकार ने बड़ी भूमिका निभाई थी उस वक्त, हुकूमत हिंदुस्तान ने। तो हमारे, चीन ने नहीं सरेंडर कराया, सरेंडर नहीं चाहता था चीन उस वक्त। ये भी मैं आपको इंगित कर दूं ओंकार जी, चीन कदापि नहीं चाहता था, क्योंकि हथियारबंद क्रांति से वो तानाशाही कम्युनिस्टों की लादना चाहता था चीन। लेकिन ये लोग कन्विंस किसने किए? ये चीन के लीडरों ने कन्विंस नहीं किया, हमारे लीडर्स ने उनको कन्विंस किया। मैं उनके नाम का उल्लेख में बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, अपनी बात संक्षेप में करना चाहता हूँ। मैं एक एक के नाम बता सकता हूँ जिन्होंने रोल प्ले किया पर्टिकुलरली जाकर वहां पर। तो इसलिए आपकी बात एकदम ठीक है, मैं एकदम सहमत हूं आपसे कि हम लोगों की जो भूमिका है वो बहुत बड़ी हो सकती है नेपाल के अंदर, बशर्ते कि पिछली बार की तरह ही हम लोग एक एक्टिव डिप्लोमेसी अपनाएं। पैसिव डिप्लोमेसी की जरूरत नहीं है। अगर हमने मधेसी आंदोलन में एक्टिव डिप्लोमेसी अपनाई होती, तो ये जो हमारे बीच जो अविश्वास का भाव वहां के जनमानस में पनपा, ये कदापि ना पनपता। ब्लॉकेट में जितनी तकलीफें उनको सहनी पड़ी, उसकी पूर्ति क्योंकि चीनियों ने की, इसलिए वो उधर चीन की तरफ थोड़ा झुक गए। वहां के लोगों की बात कर रहा हूं मैं, कम्युनिस्ट पार्टी की बात नहीं कर रहा। अल्टीमेटली पीपुल तो मतलब एक डिसाइड टिप्पणी ले करेंगे लेते ना। हैं जोशी जी से, एक टिप्पणी ले लेते हैं। जोशी जी, संकट तो नेपाल का अंदरूनी है, कम्युनिस्ट पार्टी का अंदरूनी है। दोनों गुटों के बीच में मतभेद हैं, काफी समय से चले आ रहे हैं। मेरे विचार से शक्ति संतुलन कर नहीं पाए दोनों ही गुट। जिस तरीके से समझदारी की जरूरत होती है वो दिखा नहीं पाए, इस वजह से कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर की लड़ाई है। लेकिन अवसर ढूंढ रहा था चीन, और चीन जो है वो नेपाल में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने की लगातार चेष्टा कर रहा था, एक वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा था। ये उसकी नीति है, रणनीति है, कुछ भी कह लीजिए, कुटिल नीति कह लीजिए। लगातार
चीन से प्रतिनिधिमंडल आते रहे। जो वहाँ की राजदूत है वो भी कभी राष्ट्रपति से मिल रही हैं, कभी प्रधानमंत्री से मिल रही हैं, कभी प्रचंड से मिल रही हैं, माधव नेपाल से, नेपाली कांग्रेस के लीडर्स से भी मिल रही हैं। उन्होंने तमाम तरह के हस्तक्षेप किए। उसके बाद उनके एक उप मंत्री लोगों के प्रतिनिधिमंडल के साथ 4 दिन तक नेपाल में डेरा डाले रहे। उनके डिफेंस मिनिस्टर अचानक काठमांडू में लैंड कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे रॉ के चीफ, हमारे जो आर्मी चीफ हैं, जो हमारे विदेश सचिव हैं, उनकी लगातार नेपाल में यात्राएं हुई। प्रधानमंत्री ओली के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के बाद चीन को लगा कि भारत के और नेपाल के रिश्ते फिर से ठीक हो जाएंगे, इसलिए उसने हस्तक्षेप की कोशिश की। बार बार अपने प्रतिनिधियों को भेज करके, कभी डिफेंस मिनिस्टर को, कभी उप मंत्री को, कभी राजदूत के जरिए। लेकिन अल्टीमेटली लग ये रहा है कि ना तो केपी शर्मा ओली अब चीन के झांसे में आने को तैयार हैं, ना माधव नेपाल और प्रचंड का गुट। तो ऐसी स्थिति में अब भारत को कितनी समझदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि चीन का वहां हस्तक्षेप कम हो और भारत और नेपाल के रिश्ते फिर से वैसे ही बहाल हो जाए जैसे भरोसे के रिश्ते दशकों से, सदियों से रहे हैं। देखिए, एक तो ये कि भारत और नेपाल के रिश्ते जैसे रहे हैं, वैसे ही रहेंगे, वैसे ही हैं अभी। अब आप ये कह सकते हैं कि पिछले साल फिर क्या हुआ जो आपने बयानबाज़ी देखी या कुछ और। तो एक बात जो आपको इस घटना में भी आपने दिसंबर के महीने में या पिछले 1.5-2 हफ्ते में जो देखा है, उसमें ये देखा होगा आपने कि चीन ने जल्दबाज़ी की और उन्होंने जो एक उनका कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक प्रतिनिधिमंडल फ़ौरन आया और उन्होंने जो हस्तक्षेप करके 2-3 गुटों को बातचीत कराने का प्रयास किया और दूसरी तरफ भारत ने कोई भी प्रयास नहीं किया। तो इससे आप एक बात ये समझ लीजिए कि क्या भारतीय निष्क्रिय हैं, खामोश बैठे हैं, ऐसा नहीं है। होता ये है कि जो प्रत्यक्ष तरीके से जो आप ये गतिविधियाँ करते हैं, इसका भी देश में उल्टा प्रभाव पड़ता है। जैसे नेपाल में इस बात को लेकर बहुत अच्छा नहीं माना गया। देखिए, नेपाली लोग भी स्वाभिमानी हैं और नेपाल किसी देश के अधीन कभी नहीं रहा, तो ये इस बात का उनको एक प्रकार का घमंड कह दीजिए या कहिए, उनको एक बात समझ में आती है कि हम तो हमेशा स्वतंत्र रहे, हम किसी के पराधीन नहीं रहे। दूसरे, भारत के साथ थोड़ा उनको बड़े भाई का जैसा एक वो है, तो उनको कई तरह की शिकायतें रहती हैं और हैं। लेकिन ये मान के चला जाए कि नेपाल और भारत के बीच में टूट हो जाएगी और वो चीन परस्त हो जाएगा या चीन के अधीन चला जाएगा, चीन का मातहत हो जाएगा, तो ये गलतफ़हमी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं करनी चाहिए थी। नेपाल का कम्युनिस्ट आंदोलन 1949 में कोलकाता में हुई बैठक के बाद बना है और भारत के जो समाजवादी तो थे ही, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण, जो साम्यवादी नेता भी थे वो भारतीय ही थे जो उनके उनके विचारधारा को या उनकी समझ को बना रहे थे। दूसरी बात ये है कि ये आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं है जो इस समय आप देख रहे हैं। ये कुछ लोगों के जो एक राजनीति में स्वाभाविक होती है, एक दूसरे के साथ ईर्ष्या द्वेष होगा या कुछ और बातें भी होंगी, लेकिन ईगो की मुख्यतः लड़ाई है और बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी का लगभग विभाजन हो गया है, ऐसा मानकर चलिए। क्योंकि जो प्रचंड वाला ग्रुप है, उन्होंने ओली को जो अध्यक्ष की कुर्सी से हटा करके माधव नेपाल को उसकी जगह पर रख दिया है। इसका मतलब है कि अब वो ओली को अपना नेता मानते नहीं हैं। तो ये विभाजन किस रूप। अच्छा, दूसरी एक और घटना हुई है इस बीच कि केपीएस ओली की नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा के साथ मुलाकात हुई है और बल्कि ऐसा माना जा रहा है कि देउबा जो हैं ओली के सबसे करीब के राजनेता इस वक्त हैं और एक संभावना ये देखी जा रही है कि पहली बात तो ये, यदि चुनाव होता है तो उसमें आगे क्या होगा,
क्या समीकरण बनेंगे। तो कम्युनिस्ट पार्टी अब एक इकाई के रूप में नहीं होने जा रही चुनाव में। तो दो इकाइयां होंगी तो जाहिर है ताकत विभाजित होंगी, तो वो बात नहीं रहेगी। तो क्या संभावित, तो नेपाली कांग्रेस के देउबा ग्रुप के साथ एक संभावना बन रही है कि ओली ने अपने रिश्ते बनाए हैं। दूसरे, यदि आज कल परसों या किसी दिन सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि संसद की फिर से बहाली की जाए और ये भंग करना उचित नहीं था, तो केपीएस ओली वाला समूह देउबा को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करके और उनको अपना समर्थन दे सकता है। एक ये संभावना देखी जा रही। तो ये राजनीतिक समीकरण अंदर के हैं। अब दूसरी बात, जो आपने इन रिश्तों में भारत और चीन के जो संबंध देखे, तो जितनी गहराई से भारत के लोगों की, भारत के नेताओं की, भारत के डिप्लोमेट्स की, या कहिए भारतीय से सरकार की समझ चीन के नेपाल के बारे में गहराई से है, उतनी अच्छी समझ चीन के लोगों की नहीं है। सांस्कृतिक रूप से तो नहीं है, भाषा नहीं, पहनावा नहीं, खान-पान नहीं और रीति-रिवाज नहीं, वो जो भी है सब भारत से ही जुड़े हुए हैं, जिस रूप में भी हैं। दूसरे, जो राजनीति विकसित हुई है, चाहे नेपाली कांग्रेस की, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियों की, या जो तीसरी पार्टी भी है, या मधेसियों की पार्टी है, ये सब तो भारत से ही जुड़ी राजनीति है, जहाँ भी है उनकी जड़ें भारतीय हैं। तो कुल मिलाकर के है ये कि अगर भारत ने किसी किस्म की प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो वो एक समझदारी का काम किया है। और चीन ने जो बहुत जल्दी हस्तक्षेप किया है, वो नासमझी का परिचय दिया है, क्योंकि इससे नेपाल की जो उनकी जो स्वाभिमान की जो भावनाएँ हैं, उनको ठेस लगी है। तो नेपाली लोग इतनी आसानी से किसी के मातहत हो जाएँगे, ऐसा मानकर नहीं चलना चाहिए। जब वो हमसे भिड़ सकते हैं, हमसे लड़ सकते हैं, भले ही छोटे भाई या बड़े भाई के झगड़े होते हों ऐसे, तो वो फिर चीन के ऐसे मातहत होने वाले तो नहीं हैं। और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को ऐसा कहाँ से गुमान हो गया कि वो हमारी मातहत पार्टी है और जैसा। हाँ, अब एक एक बात ज़रूर है कि चीन ने काफ़ी भारी निवेश किया है और भारत को उसने पीछे छोड़ दिया है दरवेश के मामले में, क्योंकि उनके पास काफ़ी साधन है, काफ़ी पैसा भी है और वो कई तरह से, लेकिन उनका निवेश आमतौर पे कर्जे के रूप में होता है और वो जो जो देश जिसको भी पैसा देते हैं, उसको वो कर्ज़दार बना देते हैं। ये बात अब नेपाल को भी समझ में आ रही है और नेपाल ने हाल में 2-3 बड़ी परियोजनाओं जो उनकी थी, उनको अस्वीकार भी किया है। और तीसरे, आपने हाल में देखा होगा भारत के साथ अब रेलवे लाइन का जो काम है, अभी एक कुछ महीने पहले ही एक रेलवे लाइन बिहार से और उसको जोड़ने वाली जनकपुर या क्या ऐसा कोई स्टेशन है, वहाँ शुरू हुई है और भारतीय रेलवे ने उनको जो रेल का जो वो दिया है, 2 या 4 गाड़ियाँ दी हैं जो चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ें व्यवस्थित रूप से चल रही हैं और भारत के और नेपाल के रिश्ते बेहतर ही होंगे, पर हमें अभी कुछ समय थोड़ा-सा इंतज़ार करना चाहिए कि चीज़ें कहाँ पर जाती हैं, किस रूप में सामने आती हैं। जी, जोशी जी। प्रभात भाई, शनिवार को केपी शर्मा ओली अपनी पार्टी के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उसमें पार्टी कार्यकर्ता थे, नेता थे। उन्होंने कुछ बातें कही हैं और बड़ी तल्ख़ टिप्पणियाँ की हैं अपने साथियों पर, जो अभी तक उनके साथी थे, प्रचंड पर, माधव नेपाल पर और जो दूसरे नेता हैं। और उनका कहना था कि जो नेपाल में इस समय लोकतंत्र भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है और मेरे साथ 63-64% सांसदों का समर्थन था। इसके बावजूद सरकार नहीं चलने दी जा रही थी, इसलिए नए जनादेश की ज़रूरत पड़ी है। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके असली नेता हम हैं और चुनाव आयोग ने भी प्रचंड को और इन लोगों को बता दिया है, यानी विरोधी गुट को बता दिया है कि कम्युनिस्ट पार्टी का असली नेता कौन है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि साहब, जिसका घर होता है, जिसकी ज़मीन होती है, क्या वो याचिका दायर करता है कि साहब ज़मीन उसकी है? तो हमने इस पार्टी को बनाया है और हम इसे कानूनी तरीके से चला रहे हैं।
ये तो हुआ केपी शर्मा ओली का पक्ष। दूसरे पक्ष की अगर हम बात करें तो भले ही प्रचंड अपनी पत्नी के उपचार के लिए भारत का रुख कर रहे हैं, आज शायद पहुंचेंगे मुंबई, लेकिन उनका जो गुट है वो 6 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक पूरे देश में करीब करीब सभी जिलों में, सभी हिस्सों में प्रदर्शन करने जा रहा है केपी शर्मा ओली सरकार के खिलाफ, और उनकी कुल मिलाकर के उनका जो एटीट्यूड है उसके खिलाफ। एक और घटना जिस पर हमने पिछले कार्यक्रम में भी जिक्र किया था कि जो विदेश मंत्री हैं नेपाल के, उनको केपी शर्मा ओली भारत भेज रहे हैं। शायद 13 और 15 जनवरी के बीच में उनकी ये भारत यात्रा होने वाली है, और जो नेपाल भारत ज्वाइंट कमीशन है उसके छठे दौर की बातचीत में वो शामिल होंगे, और ऐसी उम्मीद भी की जा रही है कि शायद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे, और जाहिर है विदेश मंत्री से तो उनकी मुलाकात होगी ही, कुछ और मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। तो फिर वही प्रश्न जो मैंने शुरू में किया था कि ऐसे में भारत की अब क्या जिम्मेदारी बनती है, भारत को अब किस तरह के एहतियात, किस तरह के कदम, किस तरह की पहल करनी चाहिए। जी, आदरणीय जोशी जी ने बहुत बढ़िया ढंग से काफी विस्तार के साथ उन संबंधों पर भी चर्चा की जो भारत के लेफ्ट के साथ नेपालीज लेफ्ट के रहे हैं, वेदर चाहे वो सोशलिस्ट हैं चाहे वो कम्युनिस्ट है, और उनकी पूरी संस्कृति और संस्कार का निर्माण जो है वो भारतीय नेतृत्व में ही हुआ है। नेपाली कांग्रेस का जैसे जेपी और रोहिया के नेतृत्व में हुआ, उसी तरह से जो जो ये अपने नेपाली कम्युनिस्ट हैं, ये बनारस में शिक्षित दीक्षित हुए, बाद में जेएनयू में पढ़े, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, जो नई उम्र के जो लीडर हैं, और वो बहुत ही घनिष्ठ संपर्क में रहे साम्यवादियों के, भारतीय साम्यवादियों के, और उनकी भूमिका भी रही प्रचंड के ग्रुप का सरेंडर कराने में। केपी शर्मा ओली ने जो कुछ भी कहा है ओंकार जी, वो पावर स्ट्रगल ज्यादा है उसमें, क्योंकि इसमें बिल्कुल जोशी जी ने एकदम ठीक फरमाया कि इसमें जो है वो आइडियोलॉजिकल लड़ाइयां वो कम है, क्योंकि अगर आइडियोलॉजिकल लड़ाई होती तो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का जो सबसे बड़ा लीडर है माधव नेपाल, इस समय वो प्रचंड के साथ ना खड़ा होता। ये तो केपी शर्मा ओली से भी बड़ा लीडर है। जो यूएमएल है, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी है, उसके बहुत सारे लीडर साथ माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर के साथ खड़े हैं, उसके गुट के साथ, जो प्रचंड का गुट है। और जो उनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर है वो अब समाजवादी जनता दल का लीडर है, समाजवादी जनता क्या पार्टी बनाई है। तो इसका मतलब वो बहुत कुछ बदल चुका है नेपाल के अंदर। इस पुरानी व्याख्या में हम लोग ना पढ़े, रिश्ते नए बन गए हैं, भारत के साथ इतने शानदार रिश्ते बिगड़ गए, देखिए दुर्भाग्य से ये सब भी इसी बीच में हुआ। तो राजनीति बड़ी गतिमान होती है, और पर्सनालिटीज क्लैश जो है वो बहुत बड़ी भूमिका जो है वो, भले उनको आप नकाब पहनाएं, आइडियोलॉजी का नकाब पहनाएं, आप सिद्धांत का, जाने किस किस के नकाब पहनाए जाते हैं, आप जानते हैं राजनीति में। लेकिन भारत की जो भूमिका है ओंकार जी, आपका प्रश्न बड़ा वाजिब है और बड़ा सटीक है कि भारत को अपनी भूमिका को कम करके नहीं आंकना चाहिए। हम लोगों ने मधेसी आंदोलन में जो एक बार खता कर दी है, गलती कर दी है, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है डिप्लोमेटिक, उसको हमें ठीक करना चाहिए इस वक्त। और अगर प्रचंड यहाँ आ रहे हैं, पत्नी के इलाज के लिए ही आ रहे हैं, वो रहेंगे यहाँ पर, तो भारतीय कूटनीति के महारथियों को जरूर उनसे बातचीत करनी चाहिए, हुकूमत के स्तर पर भी करनी चाहिए, और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स को भी मोटिवेट करना चाहिए, जो लेफ्ट के लीडर्स हैं, कि वो ऐसा नहीं है अंदर सब बातें होती है, आप जानते हैं, ऊपर की दुश्मनियां थोड़ी बहुत दिखती हैं हमको, अंदर सब बातें होती रहती है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को। तो भारत को एक सक्रिय भूमिका, क्योंकि नेपाल को हम खोदेंगे ना, तो मैं जैसे पिछली बातचीत में मुझको जो खतरा लगता है कि चीन की जो मंशा है वो है कि नेपाल और पाकिस्तान के थ्रू एक नेक्सस बनाने की इंडिया के खिलाफ, और नेपाल इतना वल्नरेबल है, हमसे कितनी लंबी सीमा लगती है, और जिस तरह से पहले भी जो है वहां पर आईएसआई ने और ये सब कारगुजारियां की नेपाल के थ्रू, वो बढ़ जाएंगी अगर नेपाल के साथ हमारे कोई भी सरकार रहे। आगे सरकार तो बनेगी, वो कांग्रेस के साथ मिलकर बने, कम्युनिस्ट गुट अब 2 बनी चुके हैं जैसा जोशी जी ने फरमाया, अब इनके एकता की बड़ी कम संभावनाएं हैं क्योंकि क्लैश ज्यादा है। यहां तक कहा है ओली ने तो कि मैं इस प्रचंड की दादागिरी के आगे बहुत सारे समझौते कर चुका हूं, बड़ा तल्ख बयान है उनका, मैंने पूरा बयान पढ़ा है वो,
ये जो है। और मैं अब ये दादागिरी नहीं सहूंगा, इन्होंने जो धौंस से काम लिया है, मुझको काम नहीं करने दिया है, तो बड़ा अब मुझे लगता है कि ये बड़ा पर्सनालिटी क्लैश है बिटवीन प्रचंड एंड ओली। इसमें माधव नेपाल की जो भूमिका है वो अब प्रचंड के साथ है। तो आने वाले दौर में मुझे नहीं लगता कि ओली शक्तिशाली रह पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े सारे लीडर जो यूएमएल के हैं वो माओ सेंटर के साथ खड़े हो गए हैं। और बाबूराम भट्टाराय जैसा लीडर अब उनके पास नहीं है। वो आइडियोलॉजिकली पूरी तरह डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करने लगा है, सोशलिस्ट हो गया है, वो अपने को कम्युनिस्ट कहने से भी उसको परहेज है। तो इस सारी परिस्थिति में भारत की जो भूमिका है वो कूटनीतिक होनी चाहिए और हर स्तर पर हमें बात करनी चाहिए। मेरा ख्याल है बातचीत का जो हम ये मान के चल रहे हैं, हमारी सरकार भले ही मोदी की सरकार है, लेकिन वो नेपाल को खो नहीं सकती। हमें बहुत खतरों में हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि थ्रू पाकिस्तान अगर जिस तरह की घुसपैठ हमारे यहाँ हो सकती है, अगर चीन के प्रभाव में चला गया पूरी तरह, जैसे पहले गया भी है वो, पिछले 5 वर्षों में चीन के प्रभाव में ज्यादा रहा, आप जानते हैं अच्छी तरह। जो रिश्ते और जो इन्होंने रोड बनाने की कोशिश की है ना, काठमांडू पेकिंग रोड जो बन रही है, और देखिए हम लोग अपने प्रोजेक्ट पूरे नहीं कर सके। हमें अपनी गलतियों को भी समझना चाहिए और अपनी हर बात को सही सिद्ध करने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम ही एकदम ठीक रही। हम लोगों ने ब्लंडर्स किए हैं, उनको नहीं दोहराना चाहिए, और वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उन्हें पूरे करने चाहिए हमें पूरी शक्ति के साथ, जैसे चीन कर रहा है। भले हमारे पास धन कम है, ये बात सच है कि चीन का हम धन में मुकाबला नहीं कर सकते, धन दौलत में, लेकिन हमारे पास वो विल पावर है कि हमें इस नेपाल को तो बहुत बहुत ही कुशलता के साथ, क्योंकि आज के ये तो युगों युगों के संबंध, हम लोग तो एक ही लोग हैं, और अभी अगर भाई भाई दुश्मन हो जाएंगे तो महाभारत ही होता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। जोशी जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे चाहिए। अभी गवली भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। जब चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के उप मंत्री 3 दूसरे अपने सहयोगियों के साथ इनके भिड़े हुए सींग सुलझाने के लिए काठमांडू पहुंचे थे, तब हमने देखा है कि नेपाल की सड़कों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं, चीन के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं, और उन्होंने चीन की राजदूत की अति सक्रियता को भी पसंद नहीं किया है। और एक जो खेल चीन नेपाल की जनता के बीच में भारत विरोधी भावनाएं भड़काने के लिए करने की कोशिश कर रहा था, अब उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन के खिलाफ वहां भावनाएं भड़कती हुई दिखाई दे रही हैं, चीन के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। और हम और आप ये भी जानते हैं कि नेपाल के जो चीन से लगते हुए कई जिले हैं, वहां भी चीन ने घुसपैठ की है, अतिक्रमण किया है, कुछ गांव पर कब्जे किए हैं, जिसको लेकर के जो नेपाली सेंटिमेंट्स हैं वो आहत हुए हैं। और इसकी नाराजगी का सामना ओली सरकार को भी करना पड़ा है। जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की है कि आप इतना चीन के शिकंजे में मत आइए कि जो अपनी मातृभूमि है उस पर वो कब्जा कर रहा है और आप उसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया तो अप्रैल मई में वहां चुनाव होने जा रहे हैं। क्या भारत की कोई भूमिका इसमें है, पर्दे के पीछे से या किसी भी तरीके से? भारत की ही भूमिका है। अभी मैं एक बात और इसको थोड़ा और बढ़ाऊं, पिछले साल 2 या 3 घटनाएं जो हुई हैं उन्होंने इस पूरे परिदृश्य को बदला है। एक तो यही जो लिपुलेख वाली घटना है, दूसरी जो लद्दाख वाला जो भारत का और चीन का जो प्रकरण है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, इस एरिया में जो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का जो क्वाड बना है, वो आपको शायद लगेगा नेपाल की राजनीति से उसका क्या रिलेशन है, लेकिन है। दरअसल पाकिस्तान ने पिछले साल इमरान खान ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को एक दिन फोन किया, और उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की एक बैठक चीन के विदेश मंत्री ने ऑनलाइन, ये कोरोना के दौर की है, बुलाई जी। तो इसमें अफगानिस्तान और बांग्लादेश 2 ऐसे देश हैं जो भारत के अपेक्षाकृत मित्र हैं, और लेकिन इसमें चीन की एक मंशा दिखाई पड़ी कि बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी, क्योंकि
चीन अब अफगानिस्तान में भी प्रवेश कर रहा है, वहाँ पैसा वैसा खर्च करना चाहता है और उन्होंने भी तालिबान के साथ रिश्ते अपने बहुत अच्छे किए हैं और एक अनुमान पाकिस्तानी जो राजनीति का है वो ये कि आने वाले समय में वहाँ पर तालिबानी ताकतवर ज़्यादा होते जाएंगे अगर वो शामिल भी हुए उस सरकार में, तो एक योजना है। लेकिन इस योजना के बरक्स भारत की जो भी ये राजनीतिक या डिप्लोमेटिक राजनयिक पहल है, उसके परिणाम अभी तो कोरोना का समय निकल जाने दीजिए क्योंकि अभी कुछ महीने और हैं। चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर के या चीन की जो राजनयिक शक्ति को लेकर के कई बार हमारे अनुमान बहुत सही नहीं है और हम चीन को एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में देख रहे हैं और है भी। अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता चीन के पास जो कैपिटल है वो बहुत बड़ी है, लेकिन चीन के अंतर्विरोध क्या है, उस ताकत की अंदर की कहानी क्या है और वो कहाँ पर जाएगी, इसका अनुमान भी हमें लगाना चाहिए। तो नेपाल की जो अभी बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं हैं जिसमें हवाई अड्डे भी बनने हैं, बांध भी बनने हैं, बिजली की लाइनें भी बिछाई जानी है, रेलवे लाइन बिछाई जानी है, सड़कें बननी है। तो कई नए संगठन कई रूप में उभर करके आ रहे हैं, खासतौर से भारत और जापान के साथ मिलकर के जो इस एरिया में जैसे ये चीन के कॉरिडोर की योजना है, ऐसी ही एक योजना भारत, जापान जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका का भी सहयोग हो सकता है, ऐसे कुछ देशों के साथ मिल करके वो भी बन रही हैं और संभावना इस बात की है कि उन पर भी काम होगा और वो अभी म्यांमार से होते हुए हमने गौर किया था कि वो पूरे थाईलैंड और वियतनाम, कंबोडिया तक सड़कें बनाने या और इसी तरीके के जो पैरेलल काम है चीन के, तो ये सब भी होने की संभावनाएं हैं। दूसरे जी। आप जो जैसे नेपाल में काठमांडू में आंदोलन देखते हैं या जुलूस देखते हैं, ये जुलूस और आंदोलन भी एक बड़ी राजनीति का हिस्सा होते हैं। ये कैसे निकाले जाते हैं, कैसे इसके संचालन किया जाता है, इसको हमारी राजनीति भी बेहतर तरीके से समझती है। और लेकिन अगर चीन के विरोधी आंदोलन वहाँ पर होने लगे हैं, तो आप यकीन मानिए कि राजनीति की दिशा जो है वो अब चीन का एक थोड़ा-सा समय ही हनीमून का रहा है नेपाल के साथ। बेशक उन्होंने पैसा काफ़ी लगाया है, पिछले कई वर्षों से लगातार वो ये प्रयास करते रहे हैं, लेकिन आप 2, 4, 6 महीने और गुज़र जाने दीजिए इस कोरोना के और कुछ और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों को देखिए, तो इस बात की संभावना है कि चीन को घेरने का भी या ना कहिए घेरने का, तो चीन को उसकी ताकत दिखाने का काम भी एक पैरेलली चल रहा है और वो जल्दी ही आपको दिखाई पड़ता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि चीन कोई अविजेय अजेय तरह की शक्ति है। प्रमोद जोशी जी और प्रभात कुमार राय जी, आप जुड़े और नेपाल, चीन और भारत के जो भी घटनाक्रम इस समय चल रहे हैं, जो भी कूटनीतिक दांव-पेच चल रहे हैं और आगे की क्या संभावनाएं हैं, इसको लेकर के भी आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार जाहिर किए हैं। आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।